दो दौर के चुनाव हो चुके हैं और मुद्दों का शोर जमकर है और आरोप प्रत्यारोप भी खुलकर लगाए जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे मौसम का तापमान यानी गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनावी तापमान यानी टेम्परेचर भी नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। और इस जबरदस्त चुनावी गर्मी के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटवर्क चुना है न्यूज 18, जिसके साथ उन्होंने बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण साक्षात्कार किया है, अर्थात एक इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर विरासत टैक्स जैसे गंभीर मुद्दों पर हर सवाल के जवाब दिए हैं। जो हर देशवासी के मन के सवाल है वो न्यूज 18 के माध्यम से हमारे पत्रकारों ने पूछे हैं। तो अगले 1 घंटे तक हमारी ये खास पेशकश में आपका अभिनंदन है, क्योंकि आज का कार्यक्रम सामान्य नहीं है, एक मेगा पैनल है इस मेगा एडिशन के लिए, क्योंकि ये मेगा इंटरव्यू है। तो आज इस बेहद खास कार्यक्रम में व्यूअर्स आपका अभिनंदन है। कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र कोई सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। दूसरा चरण बीत गया है, सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला 4 जून को होगा। तो दूसरी ओर आरक्षण से लेकर मंगलसूत्र तक घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने न्यूज 18 को एक विशेष साक्षात्कार दिया है, जिसमें 370 से लेकर संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है और विपक्ष को कटघरे में भी खड़ा किया है। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पे मत थोपिए भाई। तो अगले 1 घंटे प्रधानमंत्री मोदी के इस विशेष साक्षात्कार पर देखिए, ये देश है हमारा विशेष एडिशन। तो आज की सबसे बड़ी, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीचों बीच मेगा इंटरव्यू दिया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर बड़ा हमला किया है, हर सवाल का बेबाक जवाब दिया है। जो सवाल देशवासियों के मन में है वो तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। तो पहली बार उनके साक्षात्कार का हम एक बड़ा अंश आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जब सवाल पूछे गए तो क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो
ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी मैं कोई आज कर नहीं रहा जी कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीभगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी इनहेरिटेंस टैक्स पर। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भाई अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया क्या? 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण में मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया।
2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका। 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीगी नीतियां उन्होंने अपना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा, तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट कुछ बातें करी हैं और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के लीडर है, मेंबर ऑफ प्रवक्ता हैं, ही जॉइंस मी। मेरे साथ सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं स्टूडियोज के अंदर, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ ननिल मेहता हैं, एडिटर मनी कंट्रोल के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जी 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 नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसी त्रुटियां हो जाती है जो कि बहुत हसीन होती हैं। हमारे साथ इसी के साथ साथ विवेक जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव, जो कि लेफ्ट के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ननिल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर का क्लियर कट फोकस है कांग्रेस मैनिफेस्टो के ऊपर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो चुनावी रैली हो और चाहे वो न्यूज 18 को दिए गए इस मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हो। व्हाट्स योर टेक? प्रधानमंत्री ने जब से मुसलमान कोटे की बात करी है, आज से 4-5-6 दिन पहले, उसके बाद से बिल्कुल डबल डाउन किया है। उसके बाद हर रैली में इसके बारे में वो और जानकारी दे रहे हैं। आज इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स बताए हैं और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है कोटा विद इन कोटा ऑफ मुस्लिम्स इन ओबीसीज, ये आंध्र प्रदेश में बहुत टाइम से इस पे डिबेट चला है। 2004 से कांग्रेस ने अटेम्प्ट करा उसको कई बार करने के लिए, और हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा। और ये 2004 इनफैक्ट उससे भी पहले 1993 में शुरू हुआ, विजय भास्कर रेड्डी की सरकार के समय। उसके बाद इसको हाईकोर्ट ने इसको नीचे किया। वाईएसआर 2004 में जब चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, उसके बाद भी हाईकोर्ट ने इसको मना किया। उसके बाद 2009 के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये था। उसके बाद फाइनली 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के बात की गई। सलमान खुर्शीद उस समय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पर बात की गई। उस पर इलेक्शन कमीशन में के जो उस समय कुरैशी साहब जब थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने नोटिस जारी किया था इसके ऊपर। और अब बात ये है अमीश की, ये जो मुद्दा है, देखिए बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों की बात क्यों की, राइट? जब लोग कास्ट की बात कर सकते हैं, जब लोग दूसरे जातियों और क्लासेस की बात कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री रिलीजन की बात क्यों नहीं कर सकते? एंड दैट्स द पॉइंट। और अब वो जो कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इस बात को एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है, दैट्स माय क्वेश्चन, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है तो वो
ओबीसी का आरक्षण कम करेगी और उसमें मुसलमान को इंक्लूड करेगी, जिसमें एससी एसटी सब आते हैं। बेशक प्रधानमंत्री ये बात डायरेक्टली कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी थी एससी एसटी और ओबीसी के लिए, उसका कोटा कम किया जाए। उसका कोटा अगर कोटा विद इन कोटा किया जाता तो उनको जाहिर एक अपर लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल। और ये बात जो है, क्योंकि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टोज में पहले भी थी और क्योंकि देयर इज अ ट्रैक रिकॉर्ड डिफरेंट कांग्रेस गवर्नमेंट्स का इंक्लूडिंग इन कर्नाटका, इसलिए प्रधानमंत्री बड़ी सामने आके बड़े क्लियरली इस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सतीश के सिंह, आपने कई चुनाव देखे हैं। प्रधानमंत्री का ये एक बड़ा साक्षात्कार है जो कल रात 9 बजे पूरे रूप से टेलीकास्ट होगा, लेकिन इसके आज हम कुछ मुख्य बिंदु जो कि महत्वपूर्ण है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर जिस टोन एंड टेन्योर के साथ बोल रहे थे खासतौर पर अपनी रैलीज के अंदर, और डायरेक्टली सवाल पूछा गया न्यूज 18 द्वारा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने बोला मीडिया का काम था इसको एस्टैब्लिश करना, लेकिन जब कोई नहीं बोला 10 दिन के बाद तो मुझे बोलना पड़ा इस विषय के ऊपर। देखिए, सवाल ये है कि हम तो ये इस बात के लिए बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि कम से कम भारतीय इलेक्शन में मैनिफेस्टो जो है सेंट्रल पॉइंट बन रहा है। वेरी पहली बार। ये तो मेरा बहुत लंबा प्रयास खुद एज एडिटर था, लेकिन वो मैं सफल नहीं हो पाया, सब हमें डाउन कर देते थे जी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, देखिए प्रधानमंत्री जी, मैं यहाँ पर मेरी बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता, मैं अगर किसी पार्टी का होता तो मैं बोलता, लेकिन नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस के और सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के लिए तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोटा बढ़ाने के पक्ष में है? ये दो सवालों के बाद अब आप आ जाइए वो जो मुस्लिम वाली बात। ये सही है कि ये प्रयास हुए हैं पहले, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जो नलिन ने बात बोली, हाँ बोला, मतलब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, नलिन ने भी बोला, ये सही है। क्योंकि उसके बाद आंध्र हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटक, हालांकि कर्नाटक में एक है उनके विपक्ष वालों के पास एक पॉइंट, देवेगौड़ा की सरकार ने जो किया था। तो वो तो है। ये देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी जी अभी जो बात कर रहे हैं वो एक, मैं सही में अंदर से मानता हूं ये चुनावी पैंतरा है। हाँ, और इधर से भी जो किया जा रहा है वो भी चुनावी हो सकता है। चुनाव है तो चुनावी पैंतरा हो गई। ये मुस्लिम लीग का नहीं हो सकता। मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग का नहीं है। और जब प्रधानमंत्री देश के ये बोलते हैं, अगर ये प्रधानमंत्री करते तो मैं ज्यादा खुश होता। कारण बताता हूं, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका तो शहजाद पूनावाला से बेहतर कौन होगा जवाब देने के लिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन जॉइंट में होना चाहिए। ये सेपरेट आप रिलीजन का ना दें, ये तो हमें भी बर्दाश्त नहीं। पर हम आंध्रा में हमने देखा है नलिन ये होते हुए, इसके अलावा कर्नाटक में हमने देखा है ये होते हुए। ओके, शहजाद पूनावाला, देखिए पहले तो मैं सतीश जी की बात की, मैं उनके जवाब पे भी आता हूं, और 10-15 सेकंड केवल। देखिए, आज इंटरव्यू हो या रैली हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी का एक जो आप सूत्र देख सकते हैं कि वो देश के सामने दो ऑपोजिट टेम्पलेट्स रख रहे हैं। एक हमारा टेम्पलेट है जिसमें हम मिशन और विजन के साथ काम कर रहे हैं, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, 10वें से 5वें स्थान पर सामाजिक जन कल्याण करना हो, या गरीबों को गरीबी से निकालना हो, या अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो। और दूसरी तरफ क्या मॉडल प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने से लेकर अलग अलग प्रकार से एक तुष्टीकरण की राजनीति का नजर आता है। मैं कहता हूं मैनिफेस्टो की तो चर्चा हो ही रही है, मैनिफेस्टेशन की भी चर्चा साथ में होनी चाहिए। मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टेशन दोनों साथ में चलते हैं। अब मैनिफेस्टेशन क्या रहा है? और सतीश जी, मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारी पार्टी ने बिहार में कास्ट सर्वे हम ही ने करवाया, कर्नाटका में कांग्रेस ने रोका है, हिमाचल में कांग्रेस ने नहीं करवाया। कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस की भी बात जहां तक है, अमित शाह जी ने क्लियरली कहा है और डंके की चोट पर कहा है, हम इसके खिलाफ नहीं। पर पता है कौन इसके, मैं सुनिए ना, पता है कौन इसके खिलाफ है? ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी अमित जी ढूंढ के निकाल ले, टीएमसी ने इसको ऑफिशियली बोला है कि हम इसके खिलाफ है। तो मैं अपनी पोजीशन तो क्लियर कर रहा हूं। और दूसरी बात, जहां तक 50% कोटे को ब्रीच करने की बात है, महाराष्ट्र में तो हुआ है और उसको करने का काम हम ही ने किया है। जहां आवश्यकता होती है हम वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेते हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि 10% तो ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो, अरे सर सुनिए ना, आप बीच में टोकिए मत। पहले वहां पर महाराष्ट्र में 62% है, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, तमिलनाडु में भी 69% है। तो वहां पे कैसे हुआ अगर केंद्र की सरकार साथ में ना हो? पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं अब एकदम स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी के रूप से आपने बोला अगर मैं ये होता तो मैं जवाब देता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि
27% ओबीसी कोटे में से मुस्लिम को 6% देंगे। क्या इस पर सुनील साजन जी जवाब देंगे कि इसके साथ में खिलाफ है? फिर उसके बाद लिखा है कि एससी लिस्ट में हम लोग जो है मुस्लिमों को डाल देंगे। क्या सुनील साजन जी इसके साथ में खिलाफ है? 10 सेकंड और। आंध्र में आपने बताया, सही बताया, ओबीसी ई कोटा ओबीसी के उसमें से निकाल कर दी थी और हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। और कर्नाटका में हमारी सरकार ने तो ये मुस्लिमों को, पूरे समाज को दे दिया था आरक्षण, जिसको हमने हटा के फिर वोकल लीग और लिंगायत को दिया। आज मेरा स्पेसिफिक सवाल है सुनील साजन जी से, क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण आंबेडकर जी के खिलाफ जो था वो आप मानते हैं? और दूसरा, मुस्लिमों को ओबीसी के कोटे से देना। सुनील यादव, क्या आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ब्लेम है और बीजेपी का जो पॉलिटिकल ब्लेम है आपके ऊपर, वो बहुत बड़ा ब्लेम है कि आप ओबीसी कोटे को में से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है इंडिया गठबंधन की सरकार जब आएगी? और आंध्र में और कर्नाटक की जो बात करें, कांग्रेस ये कर क्या आई है वहां पर, लेकिन कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हुआ, तो मतलब तुष्टीकरण की तो प्रकाष्ठा हो गई है। देखिए अमीश भाई, मैं सबसे पहले तो न्यूज 18 इंडिया को और आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि कम से कम आप लोगों की 10 साल की एक उपलब्धि है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके साथियों को इंटरव्यू दे दिया। हालांकि जब आपने कार्यक्रम शुरू किया और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू है, तो मैंने कुछ सवाल लिखे थे। मुझे लगा कि कोई न कोई तो वरिष्ठ साथी आपका इन सवालों पर तो एक जवाब तो मांगेगा प्रधानमंत्री। कल का इंतजार करिए, कल रात 9 बजे पूरा, इसलिए जल्दबाजी मत करिए। आपके दिल में भी जो सवाल है बोल दीजिए, बोल दीजिए। आपके दिल में भी जो सवाल है वो बोल दीजिए। कल रात को 9 बजे हर सवाल का जवाब है जो आप सुनना चाहते हैं। नहीं, मेरे ये इंटरव्यू छोटा नहीं है, 1 घंटे 20 मिनट का इंटरव्यू है। देखिए मेरे दिल में क्या है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस देश के लोगों के दिल में क्या है जी। जहां तक आरक्षण का सवाल है, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 4 जून को जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस देश की कैबिनेट में जो पहला फैसला होगा वो देश में जाति जनगणना का होगा। हम जाति जनगणना कराएंगे और जो हमारा पुराना नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कोई भेदभाव नहीं। 2% वाले लोगों को 2% कोटा, 10% लोगों वालों को 10%, 5% लोगों वालों को 5% और 15% लोगों वालों को 15%। कोई समाजवादी पार्टी कोई भेदभाव नहीं करने जा रही। लेकिन आप उन लोगों को जरूर सीने में दर्द होगा जो है 2% और आरक्षण ले रहे हैं 90%। ओके, एक स्मॉल 30 सेकंड तो फिर कर्नाटक, एक सेकंड साजन जी, आपके बीच में नहीं बोला। पहले तो टीएमसी ने ऑफिशियली कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस की विरोध किया है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार ने किया है। हिमाचल में आप लोगों ने उसकी बात नहीं की है, उसका जवाब स्पेसिफिकली दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जहां पर आप बोल रहे जितनी आबादी उतना हक, वैसे तो महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को टिकट दिया नहीं, छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आपने तो ओबीसी के कोटे से मुस्लिम को दे दिया ना, तो वहां के ओबीसी का कोटा मारकर मुस्लिम को क्यों दिया? उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद ने बोला था 9% फ्रॉम 27%। आप धार्मिक आधार पर आरक्षण के साथ है, पहली बात। और दूसरी बात, ओबीसी के कोटे से उनको देना, एससी के कोटे से देना। स्पेसिफिकली जवाब दीजिए साजन जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ओबीसी की राजनीति करने वाली पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं कह रहा हूं कि हम लोग इसके खिलाफ। लेकिन आप पे एक आरोप लग रहा है शहजाद, उसका भी आंसर दे दीजिए कि आप हिंदू मुसलमान कर दिया आपने चुनाव के अंदर। और ये बड़ा गंभीर आरोप है कि आपका फर्स्ट राउंड खराब गया। ये जो एक लॉबी आरोप लगा रही है कि आपका फर्स्ट राउंड खराब गया और उसके बाद आपने चुनाव को हिंदू मुसलमान में बांट दिया और इसका पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं। अमीश भाई, हमारा मैनिफेस्टो कहता है पाइप्ड गैस कनेक्शन फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। हम हिंदू मुसलमान करते हैं। और जो कहते हैं सनातन समाप्त कर दो, जो कहते हैं शरिया कानून लागू कर दो, जो कहते हैं मुस्लिम जज बना दो। किसने बोला शरिया कानून लागू करने की बात? अरे पर्सनल लॉ की बात नहीं हुई है। आपको पॉइंट नंबर 7 पढ़ना चाहिए मैनिफेस्टो में। एक सेकेंड। और पर्सनल लॉ जब आया तब सुप्रीम कोर्ट ने जब शाहबानू के वर्डिक्ट को स्ट्राइक डाउन किया था, उसमें जजमेंट दिया था, तो उसको स्ट्राइक डाउन करते हुए शरिया कानून किसने लागू किया था? राजीव गांधी ने। शायरा बानू का वर्डिक्ट आया, 3 तलाक समाप्त किया। तो क्या 3 तलाक समाप्ति के साथ है? और मेरा सवाल गौण मत होने दीजिए। जी। ओबीसी के कोटे से मुस्लिम को देना और ये एक पॉइंटेड बात है। 30 सेकंड स्ट्रेट रिप्लाई, इधर उधर की बात। देखिए अमीश भाई, शहजाद भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर हम अपनी बात रख पा रहे हैं। मैं अच्छे मन से, खुले मन से ये बात कह रहा हूं और देश के सामने कह रहा हूं
कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी सबसे पहले जाति जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना में शैक्षिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, मुस्लिम आरक्षण सही या गलत? मैं कहता हूं गलत। सुन लीजिए, संविधान के साथ नहीं है ये। देखिए, जो संविधान की हत्या है, संविधान जिस बात की इजाजत नहीं देता है वो काम नहीं होगा। 2012 और आप हिंदू मुसलमान मत करिए। और हम फिर कह रहे हैं लेकिन जाति जनगणना के बाद 2004 में इसका करने का प्रयास हुआ। अमीश भाई, 2004 में करने का प्रयास हुआ, कर्नाटक में करा गया। जाति जनगणना के बाद सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं होगा। प्राइवेट ओबीसी समाज सुन ले कि यहाँ पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्लिम आरक्षण उधर से नहीं दिया जाएगा, नहीं बोल पा रहे। सुनील जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप कैटेगोरिकली ओबीसी समाज को आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए ओबीसी समाज सचेत हो जाए, इनकी मंशा सामने आ जी 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 ओके क्या आप पीडीए सरकार चलाने जा रहा है? ये क्या ये बीजेपी का पॉलिटिकल ट्रैप है? नहीं आ रहा है अमीश भाई, पॉलिटिकल ट्रैप है जिसके अंदर पूरा इंडिया अलायंस फंसता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ पॉलिटिकल ट्रैप फॉर भारतीय जनता पार्टी। अब मैं देख रहा हूं, मैंने कल का अखबार उठाया, मैंने कांग्रेस के नेताओं की, लेफ्ट के नेताओं की, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बातें सुनी जो वो भाषणों में कह रहे हैं। उसके अंदर वो इसी बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं करने वाले। तो ट्रैप तो सेट करा बीजेपी ने और उस ट्रैप में के लपेटे में आप लोग आ गए। देखिए विवेक, नहीं, और इसको बिल्कुल साफ गोई से जवाब दीजिएगा। सतीश जी ने बहुत, हाँ बिल्कुल साफ साफ बोलता हूं, सतीश जी ने बिल्कुल टू द पॉइंट बोला जब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कम से कम एक दूसरे के मैनिफेस्टो के ऊपर एक डिस्कशन इस मुल्क के अंदर शुरू हुआ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा, जब मैं भी आपके साथ पॉलिटिकल एनालिसिस में यहां पे बैठा था, पहले चरण और दूसरे चरण के बाद आगे के जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, ये सतीश जी ने भी कहा था कि जिस तरीके का टर्नआउट हुआ है ये बहुत ही संघर्ष दिखा रहा है रूलिंग गठबंधन के लिए। तो कहीं ना कहीं उसको हम फ्रस्ट्रेशन कहें या उसको एक चुनावी रैली का जुमला कहें, क्या कहें, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और बाकी भी जो भाजपा के नेता हैं, रैलियों में बहुत लूज भाषा का प्रयोग हो रहा है पिछले कुछ समय से। अगर हम देखें पिछले 10 या 15 दिनों से, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्हिच आई कैन सी इन द टॉप लीडरशिप। और ये आपकी मेहनत है अमीश देवगन, आपके जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने सालों मेहनत करी है और चैनल आज आपका उस पोजीशन में खड़ा है कि कहीं ना कहीं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी आना पड़ा कि मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दूं, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू पुट द मैसेज अक्रॉस स्ट्रेट टू द मासेस। ये एक रियलिटी है, ये एक परसेप्शन जा रहा है पब्लिक के अंदर कि अब डेवलपमेंट की पॉलिसीज के बजाय हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करके अंतिम पत्ता खेलने की कोशिश भाजपा कर रही है कि किसी तरीके से वोट्स पोलराइज हो और इनके कुछ वोट्स आए और हिंदू कंसोलिडेट हो। दैट ये ओबीसी वर्सेस ओबीसी वोट्स को अपनी तरफ खींच के ओबीसी वर्सेस राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नलिन मेहता हैज अ पॉइंट, सतीश जी हैज अ पॉइंट। ओके क्विकली नलिन क्विकली। अभी तक इस चुनाव में जब तक इस मुद्दे को खोलने से पहले अगर आप बीजेपी का सारा पब्लिसिटी देखें, मैनिफेस्टो देखें और सारे स्पीचेस देखें तो कोर मुद्दा डेवलपमेंट ही था। जहां तक पीएम आवास की बात है, जहां 40 करोड़ घर बनाए गए, 4 करोड़ घर बनाए गए, 3 करोड़ की और बात हो रही है, जल जीवन की बात हो रही है, आयुष्मान भारत की बात हो रही है कि जहाँ 53 करोड़ लोगों को दिया गया तो अब उसके बाद 70 साल की उम्र के सब लोग को दिया जाएगा। इन सब की, और जो इकोनॉमी नंबर 3 इकोनॉमी करने की बात की जा रही है, ये सब इनका बीजेपी का कोर, जो बीजेपी जो पहले जो सिर्फ शहरों की पार्टी थी, सिर्फ अपर कास्ट की पार्टी थी, जो नए बीजेपी जो प्रधानमंत्री जिसके निर्माता हैं पिछले 2014 के बाद, उसका जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स हैज बीन द ग्रोथ ऑफ द पुअर एंड रूरल वोटर्स इनटू बीजेपी। ये जो मुसलमानों की जो बात हुई है अभी, इससे देखिए चुनाव थोड़ा ठंडा था तो ये इससे ये भी हुआ है कि पॉलिटिकल ट्रैप भी था। पॉलिटिकल ट्रैप 100% है, जिस बिकॉज इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि दिस गोज बैक टू एन अर्लियर डिबेट अबाउट सूडो सेक्युलरिज्म, अडवाणी जो इसके बात करते थे, क्योंकि इसमें क्या है कि जब ये कोटा विद इन कोटा हमेशा ग्रे एरिया में था, अब इसको जब खोला गया है उसके बारे में बात हो रही है, तो एक तो इसका दो चीजें हैं, एक तो जो बीजेपी के फेथफुल जो वोटर है वो इससे गैल्वनाइज होंगे, और दूसरा इट्स अ ट्रैप फॉर द ऑपोजिशन। ट्रैप फॉर द ऑपोजिशन। 20 सेकंड सतीश जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे जो ही तो मैंने कहा भी कि चुनावी पैंतरे हैं ज्यादा से ज्यादा, ये मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी शहजाद कह रहे थे, इनका जो घोषणा पत्र है वो विजनरी, एक अच्छा वो सोच विचार वाला है, उसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो आप समझिए
कि वो आप पार्टी के स्टाइल में और भारतीय जनता पार्टी के 2014 के स्टांस में है, जहां पर 15 लाख और हाँ समय नहीं सुनिए, 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात है कांग्रेस के तरफ से। मोटी बात मेरे हिसाब से ये है, जो जिस बात का मैं प्रवर्तक हूं वो ये है कि जो लिबरलाइजेशन के पोस्ट फेज में आर्थिक सामाजिक नीतियों को रिविजिट करने का एक टाइम आ गया है। कांग्रेस ने ये कहा या नहीं कहा है, करेगी है नहीं, कहां रहेगी, लेकिन भाजपा को करना पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं कांग्रेस के विरासत टैक्स लगाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस मेगा इंटरव्यू में आखिरकार क्या कहा है। सुन लेते हैं विरासत टैक्स के मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा है। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटका के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि डिप्टी सीएम को हटाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कर्नाटक की जनता गलती पर पश्चाताप कर रही है, कर्नाटक में हमारा समर्थन कम नहीं हुआ है, काफी कुछ बोला है प्रधानमंत्री ने, सुन लेते हैं।
Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees, and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more, in the last election, you lost there, only 66 seats you were able to win there, BJP able to win there. Now again, येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटका में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है? नंबर 1, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है। लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने, और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि। कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब आप कोई सोच सकता है जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है। टैंक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते उसको टैंकर हब बना दिया, और टैंकर में भी माफियाशाही चल रही है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी। यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डेप्यूटी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं। वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है, और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, लेकिन 3 बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें इस दौर में क्या कही है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं अगले 1 मिनट। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे,
पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीभगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। अगेन येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है? नंबर 1, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है। लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि अभी भी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सेटलमेंट नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर आज बवाल हो गया है। अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा देके चले गए हैं। आसिफ मोहम्मद खान है कांग्रेस के, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। संजीव झा आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ है। सतीश के सिंह सीनियर वेटरन जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। मेरे साथ नलिन मेहता हैं, एडिटर मनी कंट्रोल के। मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक हैं। मेरे साथ सुनील यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। क्या आपको लगता है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है नलिन की प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की बात करी है, एक फोकस कर्नाटक पे भी था, महाराष्ट्र में भी फोकस था, और जो इंटरव्यू को अगर हम देखें तो जो मैं बैकग्राउंड में तस्वीर देख रहा हूं तो एक तरफ शिवाजी की फोटो है और दूसरी तरफ कर्नाटक के एक शायद मंदिर की फोटो है, जो मुझे ध्यान में लगता है। देखिए, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है प्रधानमंत्री का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग सूट रहा है, तो ये बड़ा जैसे आपने कहा शिवाजी की तस्वीर, मंदिर की तस्वीर, कर्नाटक में जो प्रधानमंत्री ने कहा है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को लेकर, देखिए पिछली बार भाजपा की बहुत सीटें आई थी कर्नाटका में, उसके बाद भाजपा की करारी हार हुई। जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है वो कोई सीक्रेट है नहीं। कांग्रेस अपना मामला सेटल क्यों नहीं कर पाती? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, जब सरकार चली गई, सरकार चलने के बाद भी जा रहा है। भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, और दिल्ली के अंदर तो खुद ही कांग्रेस से डिबैकल कर लिया पूरा, कन्हैया कुमार को टिकट देकर।
उसका आई थिंक एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है अमीश, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग हाईकमान नहीं होती तो तब इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व। बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ आसिफ मोहम्मद खान है, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन क्विकली शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है कांग्रेस की लड़ाई की बात करना? देखिए, ऐसा नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी आप देखिए कि ये अनसेटल्ड है और इनका अलायंस भी अनसेटल्ड है। और इन्होंने क्या किया है, हमारे मिलेनियल्स की लैंग्वेज में फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स होता है। नूब तो आप समझ ही गए थे। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स वाला मॉडल है कि दिल्ली में हमको फ्रेंडशिप करना है, पंजाब में अलग अलग लड़के गाली दे के बेनिफिट लेना है। दिल्ली में हमको फ्रेंडशिप करना है विवेक जी के साथ और केरल में विजयन जी को गालियां देकर बेनिफिट लेना है। ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स नहीं चलता। विवेक जी आपके टारगेट पे रहते हैं? नहीं, विवेक जी के टारगेट पे राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के टारगेट, आपको पता है हमने जब कुछ नहीं कहा ऐसा स्टेटमेंट, एमएलए है लेफ्ट के अनवर साहब, उन्होंने राहुल गांधी के डीएनए पे बात की। ऐसी टिप्पणी तो हमने कभी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणी, ये बोला था कि राहुल गांधी भी चुनाव में बाहर चले गए। एक लास्ट वाक्य, इनका एक मॉडल जो है, हमारा मिशन और विजन, इनका है कंफ्यूजन, एम्बिशन एंड डिवीजन। और इसलिए रांची में भी तो देखा ना, जूते, चप्पल, टेबल, कुर्सी, क्या बचा था सब चल गया। अच्छा, पप्पू का भी क्या हुआ? कांग्रेस ने एक पप्पू का काटा और पप्पू ने कांग्रेस का काटा। आप पप्पू यादव की बात कर रहे हैं? पप्पू यादव की नहीं, पप्पू ने कांग्रेस का काटा और फिर कांग्रेस ने पप्पू का काटा। ओके, विवेक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सतीश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए विवेक 30 सेकंड। जहां तक हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग, शहजाद भाई की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि कोई ट्रैप हो नहीं रहा है और ये बीजेपी खुद को ट्रैप कर रही है। जितना ज्यादा आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम को करेंगे, जितना ज्यादा आप मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द यूज करेंगे, हम चाहते हैं आप यूज करें, उतना ज्यादा हमारे फेवर में जाएगा। क्योंकि हमारा नैरेटिव है कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ कर नहीं सकते। भाई राहुल को क्यों अनवर साहब हम तो चाहते हैं ऐसा, और विजय जी गालियां दे रहे हैं। हाँ, अब आप आ जाइए राहुल पे, आज सुन लीजिए। अब आ जाते हैं, मैं बता देता हूं, सतीश जी का रिएक्शन जरूरी है। जितना बीजेपी पोलराइज करेगी उतना नुकसान बीजेपी को होगा, जो विवेक की बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि ये चुनावी पैंतरेबाजी है। तो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस ये रहता है कि मेरे ऊपर कुछ मत बात करो, ऑपोजिशन के गोल के पास दनादन मारते जाओ। तो ये पॉलिटिक्स है, इसको मैं बहुत तवज्जो नहीं देता। ये स्वस्थ राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मैनिफेस्टो पे लाना चाहते हो, जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी एक तरीका होता है चुनाव लड़ने का, तो स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ डेमोक्रेसी मैनिफेस्टो की बात करिए ना भाई। अरे ये मैनिफेस्टो में ये कहां से ये अनवर सनवर सब लोग आ गए? अनवर मैनिफेस्टो में नहीं है। नहीं, एक सेकंड, वो तो एक फैक्चुअल पॉइंट है। 10 सेकंड। अनवर जी ने जो डीएनए के ऊपर बोला, पर सतीश जी, ये उदयनिधि स्टालिन हमारा है क्या? सनातन समाप्ति की बात जब कर रहा था, ये सनातन बीमारी है, ये खड़गे जी के पुत्र बोलते हैं, हमने बोला है क्या? आम आदमी पार्टी के। और जब ये राम मंदिर में सूर्य तिलक हो रहा था, ये पाखंड है। राम मंदिर जो है गुलामी की निशानी है, रामचरितमानस। ये मैंने बोला या इन्होंने बोला? सजाद, ये मैं उनके तरफ से नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला तो हम जवाब दे, तो हम खरा। क्या आप ये बताइए, हम आपको आपसे सवाल पूछते हैं, क्या जाति व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था भी नहीं, जाति व्यवस्था जो हिंदू सोशल ऑर्डर है, उसमें तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे मान्यवर, मुझसे क्यों पूछते हो? अंबेडकर जी ने संविधान लिखकर चले गए और उसको कौन बदल रहा है? मुस्लिमों को आरक्षण देकर। नहीं, हमें तो ये सवाल ही मत पूछिए। एक सेकंड सुनिए, आप प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी पे आप प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी पे मत आइए। मैं उसूल की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, करती है, लेकिन इससे कोई पॉइंट पर आ जाते हैं उसूल पे। तो आज वो पे कर रही है। नहीं, देखिए अमीर, अरे भाई, मैं बोलता हूं, डिबेट डाइवर्ट हो गई कि कांग्रेस के ये अनसेटल्ड से डिबेट डाइवर्ट हो गई। बीजेपी भी खेमेबाजी में चलती थी, लेकिन जब से कमजोर हुई कांग्रेस, आवाज के दम पे नहीं, तर्कों के दम पे। कांग्रेस, देखो ये तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है। अब मुझे जवाब जी, एक सेकंड प्लीज सुन लीजिए। पहली बार देश का ओबीसी प्रधानमंत्री जिसने टेन्योर पूरा किया, मैं पूरे में शब्द नोट कीजिए, वो है नरेंद्र मोदी। किसने बनाया? बीजेपी ने। पर बीजेपी कास्टिस्ट पार्टी है और ये कांग्रेस जिसने ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। लेट्स गेट बैक टू कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का विरोध किया, वो कांग्रेस अच्छी है। लेकिन मंडल का आप लोग भी विरोधी थे। नहीं, कांग्रेस वर्सेस मंडल का बीजेपी भी विरोधी थी। नलिन वांट टू मेक अ पॉइंट। ओके, मंडल का विरोधी थी या नहीं? बताइए।
मैं तो था उस समय, बताइए उस समय था ये विरोधी की नहीं? अब बताइए, आप इकोनॉमी के आधार पर आरक्षण की बात सुनील यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित हमने अब किया। मेरी रिक्वेस्ट है मुस्लिमों को देने वाले ओके, ऑल ऑडियंस स्टूडियो के बाहर जा रहा हूं मैं। सुनील यादव एक 1 सेकंड डालें, इस स्टूडियो को सेटल करते हैं। सुनील यादव 40 सेकंड। सुनील यादव ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुनील यादव जी 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 अमीश भाई, क्योंकि स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा आरक्षण मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू सुन रहा था, जितना आपने सुनाया। उन्होंने तो मीडिया पर भी सवाल खड़े किए कि हम 10 दिन तक इंतजार करते रहे, कोई बोला नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 10 साल तक केवल मीडिया ने आपको बचाए रखा है। अगर मीडिया संविधान के हिसाब से चलता तो आपसे पूछता कि देश का कर्जा कितना बढ़ गया है, किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, विदेशी पैसा क्यों नहीं आया, काले धन पर सवाल आपसे नहीं हुआ, जीएसटी पर आपसे सवाल नहीं हुआ, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूमेगा उस पर सवाल नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी पर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, पिछड़े दलितों का आरक्षण बीजेपी सरकार में छीना जा रहा है उस पर नहीं पूछा गया, देश की सीमा पर नहीं बात हुई है, ना महंगाई पर बात हुई, ना बेकारी पर बात हुई है। तो मैं तो केवल एक बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी का हम बड़ा आदर करते हैं। हालांकि जो देश का मूड है वो 4 जून को पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लेकिन क्या वर्तमान प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव आयोग ने किसी प्रधानमंत्री को नोटिस दिया उसकी भाषा पर? ठीक है, मीडिया पर आपकी बात बोली और आई वांट टू एड्रेस इट। हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मीडिया की वजह से नरेंद्र मोदी अगर 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा तो 2002 से नरेंद्र मोदी मीडिया की स्क्रूटनी में सीएम रहा। क्या क्या नहीं सवाल पूछे गए, क्या क्या उन्हें नहीं कहा गया? उन्हें तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था। अगर मीडिया डिसाइड करता, यही प्रॉब्लम है, अगर मीडिया डिसाइड करता तो फिर तो मीडिया की ताकत तो बहुत बड़ी है। लेकिन नरेंद्र, योर टेक ऑन दिस, योर टेक ऑन दिस। ओके, सुनिए, लेट्स बी फेयर। भाई आपको बुरा लग गया, नरेंद्र मेहता का 30 सेकंड का टाइम तो देंगे ना आप? 10 सेकंड में 10 सेकंड में अमीश भाई, आप देखिए, मैं तो मीडिया का मतलब अमीश देवगन मेरा कहने का मतलब नहीं है। आप क्यों परेशान होते हैं? मैं बाईमानदारी कह रहा हूं, अगर इस देश का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया आधी बात सरकार की आधी विपक्ष की अगर दिखा देता तो ये 10 साल देश के बर्बाद। मुझे भी मौका मेहता, संजीव झा, देखिए, मीडिया पे आपका कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये ना, ये बहुत बड़ा हमेशा एक नैरेटिव चलता है कि जब आप चुनाव हार रहे हो तो इलेक्शन ही जायज नहीं है। ये बहुत नैरेटिव ग्लोबल नैरेटिव चल रहा है ना कि अथॉरिटेरियनिज्म है, इलेक्शन ईवीएम ठीक नहीं है या मीडिया की वजह से है। भाई ऐसा होता तो बीजेपी कोई चुनाव हारती ही नहीं। बीजेपी इज लॉस्ट इन वेस्ट बंगाल, इज लॉस्ट इन अदर प्लेसेस। सो आई थिंक दिस इज अ कैनॉट, बिकॉज जब आप हरा नहीं पा रहे तो आप कह रहे हैं सब कुछ ही खराब है, ऐसा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो मुद्दे की हम बात कर रहे थे पहले और जो आप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, आप पूरा इंटरव्यू कल देखिए, बहुत सवाल पूछे गए प्रधानमंत्री राहुल जोशी ने, सारे सवाल देश के मन में है, जो विपक्ष के मन में भी है, शायद पूछा गया है। पॉलिटिकल क्वेश्चंस, राइट, ऑन द कैंपेन, ऑन व्हाई ही स्पोकन अबाउट मुस्लिम्स, ऑन इनहेरिटेंस टैक्स, दीज आर क्लियर क्वेश्चंस व्हिच इज आंसर्ड। जहां तक हम मुद्दे की पहले जो बात कर रहे थे, आपने सतीश जी ने पहले कांग्रेस की बात कही कि कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं। आई थिंक अगर आप पिछले 6 साल से देखें और मोदी जी का हमने एनालाइज किया, उनके सारा उनकी जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया पे, बीजेपी हमेशा कांग्रेस के बारे में ज्यादा बात करती है। वो इसलिए करती है बिकॉज पॉलिटिक्स में आप सिर्फ आइसोलेशन में नहीं खड़े हैं, आप दूसरे विपक्ष के साथ में रिलेटिव उसमें खड़े हैं, राइट। सो यू आल्सो सेइंग आई एम द एंटी कांग्रेस। दूसरी बात, जो आप कर्नाटका की पहले आप बात कर रहे थे, देखिए कर्नाटका में ना एक खेल के अंदर खेल चल रहा है। इट इज क्योंकि सिर्फ ये बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये डीके शिव कुमार और उसमें ये इसलिए है जिसके समर्थक ज्यादा इलेक्ट होंगे, और दिल्ली के अंदर भी इंडिया अलायंस में खेल चल रहा है। इंडिया अलायंस, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी का, मैं किसी कैंडिडेट का इधर नाम लूंगा तो फेयर नहीं होगा, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट आगे होता है तो कांग्रेस उसको निपटाने में लगी है। और अगर कांग्रेस का कोई अगर, वैसे तो कांग्रेस की स्थिति उस तरह की दिल्ली में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अभी 2 कैंडिडेट को, उदित राज को लेकर और कन्हैया कुमार को लेकर सिर फटे हुए हैं पार्टी के अंदर। और मैं इस बात को मैंने पहली बार रिपोर्ट किया था कि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा, और मैं ये आपको यकीन से कह रहा हूं, पूरी दिल्ली के अंदर इस पूरे अलायंस में जैसे समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जैसे ओपिनियन पोल्स आए हैं,
एक बड़ा खामियाजा कन्हैया कुमार की वजह से एक बड़ा डेंट लगने वाला है पूरे अलायंस के अंदर। अगर कन्हैया कुमार पर इस अलायंस ने फैसला नहीं लिया तो एक बड़ा डेंट लगेगा। मेरे साथ संजीव झा हैं। संजीव झा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, ये आपका मुद्दा नहीं है जो कांग्रेस के घर में इस समय हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी वजह से ये हो रहा है? ये लवली जी ने इनके बारे में बोला है, और क्योंकि आपका ही नाम लिया गया। मुझे लगता है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और लड़ाई जब बहुत बड़ी हो, छोटी छोटी चीज़ों को मुझे लगता है नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि ये कुर्सी फेंका तो भाजपा का राजस्थान के टिकट बंटवारे में भी हुआ था, मध्य प्रदेश टिकट बंटवारे में भी हुआ था, तो मुझे लगता है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ी लड़ाई क्या है? बड़ी लड़ाई ये है कि आज देश में एक तरह से तानाशाही है। सभी आप जितनी भी आप संवैधानिक इकाई हैं उसको मिसयूज कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ क्या हुआ, हमने अपने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये कैंपेन सॉन्ग नहीं चलने देंगे। आपत्ति क्या है? हम कहते हैं आवाज खिलाफ दीजो, सबको जेल में डाल दिया और बस उनको ही बाहर रहने दिया जो इनको माल दिया। तो इतनी लालच में, इतनी भ्रष्टाचार से मोहब्बत, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये स्लैंडरस रिमार्क्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ फॉर द रूलिंग पार्टी। अरे तो हम रूलिंग पार्टी के क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो किस इलेक्शन कमीशन का करेंगे? तो आप समझिए, हम पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति अगर इस तरह से करेंगे कि 2 व्यक्ति आपका रहेगा और एक अपोजिशन का, तो आपके हिसाब से चलेगा वो, और वही चल रहा है। तो आज चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे बाकी जांच एजेंसी हो, सबको आपने अपने अंदर कर लिया है। तो अब ये लड़ाई इस देश के जनतंत्र को, संवैधानिक इकाई को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता है। मैं एक बात की आपको शुभकामनाएं देता हूं अमित जी, कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी किसी को इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू मौका आप सबको मिला, थोड़े कठिन सवाल थे, पूछ लेने चाहिए थे कि इलेक्शन बॉन्ड से जो आपने चंदा लिया, जिसको आप किंग पिन कहते थे, क्यों ले लिया? मुझे लगता है कि पीएमएलए, मुझे तो लगता है कि जजमेंट से आने से पहले पूरा इंटरव्यू देख लेना चाहिए जो कल रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा। ओके शहजाद 30 सेकंड, शहजाद 30 सेकंड, 30-40 सेकंड दे दीजिए और बीच में हस्तक्षेप कोई ना करे। संविधान बचाओ मान्यवर, अच्छा ठीक है, खैरा जी की गिरफ्तारी पंजाब में होती है, कांग्रेस बोलती है आपसे संविधान बचाओ। केरला में सुधाकरन जी की गिरफ्तारी होते बोलते विजयन जी से बचाओ। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाने की बात अधीर रंजन चौधरी कहते हैं वहां पर संविधान बचाओ। बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और संविधान बचाओ तो सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे या चंडीगढ़ पे फैसला दे तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अगर केजरीवाल को राहत ना दे, हाई कोर्ट केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बोले, तब तो संविधान खतरे में आ जाता है। ये संविधान बचाओ नहीं, अपना अपना भ्रष्टाचार बचाओ है। दूसरी बात, कौन सा संविधान? लालू जी ने तो 4 बार कन्विक्ट हुए, पहली बार 2013 में कन्विक्ट हुए, जेएमएम पहले 90 में दशक में कन्विक्ट हुई, 97 के दशक में लोगों का आना जाना हो गया शुरू जेल में। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, देखिए उन्होंने कहा कि लवली वाला मामला हमारा क्या लेना देना। उन्होंने कहा है कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी के कामों की, तथाकथित कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हमारा ऐसा पार्टी लाइन नहीं है। मतलब वो कह रहे कन्हैया कुमार जो है वो आम आदमी पार्टी जो काम नहीं करती उसकी प्रशंसा ना करे, ये उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। अरे वाह, ऐसा मॉडल है, दिल्ली भर का मॉडल इतना बढ़िया है कि यहां पर ही आपको 3 सीटें कांग्रेस को देनी पड़ी चुनाव लड़ने के लिए। लड़ लेते ना अकेले, इतना बढ़िया मॉडल है तो देश का। अपने मॉडल पे इतना भी भरोसा नहीं कि यहां पर जिस पार्टी को समाप्त किया, साफ किया, उसको जाकर माफ किया। ओके संजीव, पंजाब में उनको गालियां दे। ओके संजीव जा, जो अरविंदर सिंह लवली की चिट्ठी है, जो उनका रेजिग्नेशन है, वो अपने आप में बहुत स्पष्ट है, और कांग्रेस के कई इनसाइडर्स कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में तबाह कर चुकी है, अब समाप्त करना चाहती है। देयर मोटो इज दिस। देखिए, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है तो तुरंत ये न्यायपालिका पे आ जाते हैं। लोकतंत्र के 3 इकाई हैं, न्यायपालिका भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, और आपके लेजिस्लेचर भी है। न्यायपालिका तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपके कार्यपालिका और विधायिका अपना काम नहीं कर रही है। तो एक अगर 3 पांव हो, 2 पांव तोड़ दें और कहते हैं लोकतंत्र चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, एक बात। दूसरी बात, आप याद कीजिए ना, देश के गृह मंत्री कहते थे आज से 2 साल पहले कि 50 साल तक हमारी सत्ता चलेगी। मैं तो बीच में नहीं बोला ना, मैं 50 साल तक शासन चलेगा। प्रधानमंत्री के 2047 में हम विकास करेंगे। तो लगा ये कैसे होगा, तो अब उन्होंने कहा कि हमें 400 पार कर दो, यानी 400 पार कर दो, संविधान बदल दो, फिर जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तो 50 साल सत्ता रहेगी। ये जनता को समझ में आ गया है। भाई 272 पार में बहुमत मिलता है, 400 पार क्यों चाहिए? 400 पार इसलिए चाहिए, ये बताइए, संविधान को बदल देंगे। बात छेड़ी, आप मुझे जवाब दें। एक पॉइंट रख लूं मैं। ये बताइए, इसके अंदर शहजाद पूनावाला, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीजेपी का क्या दोष है अगर डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मेरी ये सीएम बनने की बात है?
अगर रविंदर सिंह लवली चिट्ठी लिख रहे हैं, इनमें इनका क्या दोष है? इनमें इनका बीजेपी का दोष है? संजीव झा, क्विकली आंसर दिस, 5 सेकंड। नहीं, आप एक बात बताइए, महाराष्ट्र में छगन भुजबल कह रहे हैं, कल के ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई लहर चल रही है शिवसेना की, बीजेपी की, तो इसमें क्या, इसमें भाई कांग्रेस की और अलायंस की, इंडिया अलायंस की क्या दोस्त है? किसी का दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने जो कहा है वो आरक्षण संविधान बदल देंगे, ये लोगों के बीच में मैसेज है। हमारा क्या दोष है? अब मुझे जवाब ये कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी में अगर किसी की, मुझे जवाब देने 20 सेकंड का जवाब होगा, छोटा होगा। अभी संजीव झा ने कहा कि न्यायपालिका तो अपना काम कर रही, इसी न्यायपालिका ने कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा न देकर पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रख रहे हैं। अब मानेंगे नहीं मानेंगे इसकी बात? हाईकोर्ट ने कहा है कि इनको बेल नहीं मिल सकती क्योंकि ये जो है जिस प्रकार से, नहीं बीच में नहीं अब सर, जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, इस न्यायपालिका पर भरोसा है? इस न्यायपालिका ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान बदलना है, संविधान के खिलाफ है, और ये आपकी पार्टियां जो साथी पार्टियां वो कर रही है, इसके साथ है, खिलाफ है। बताइए, आपने संविधान बदलने की क्योंकि बात की, क्या होगा? हमने तो किया नहीं 10 साल में, पर इन्होंने बदला धार्मिक आधार पर देकर। जवाब दीजिए संजीव। 20 सेकंड नासिम मोहम्मद खान। देखिए, इन्होंने हाईकोर्ट की बात करी, इसी हाईकोर्ट ने लगातार 3 PIL में कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल से शासन चला सकते हैं। कल भी एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर गए थे, हम तो कहते हैं एल्डरमैन की नियुक्ति कर दो, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो चूंकि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, उसके अगर ठीक से ब्रीफ किया जाए तो ये बयान नहीं आता। मैं कहता हूं फिर विषय पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यू पे रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यू पे रहते हैं, मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, लेकिन आसिफ मोहम्मद खान हमारे साथ हैं। आसिफ मोहम्मद खान, आज आपके साथ काफी जोर जबरदस्ती हुई, धक्का मुक्की हुई, बदतमीजी हुई, क्या कारण हुआ? देखिए, 2-3 दिन से सुभाष चोपड़ा जी मुझे फोन कर रहे थे, और कल उन्होंने अपने रेजिडेंस में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलाया था मुझे, और उन्होंने कहा था कि एक बार लवली जी से आप मीटिंग कर लीजिए, बहुत जरूरी कुछ इश्यूज पे वो बात करना चाहते हैं। आज जब मैं उनके घर जा रहा था, इसी बीच में पता चला कि उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे वो काम कर रहे थे, उससे रिजिग्नेशन दे दिया, और कांग्रेस पार्टी पे और हाईकमांड पे और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीपक बावरिया जी, उन पे बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए। तो ये बात जब मैं, क्योंकि उनके घर पर गया था, सुभाष चोपड़ा जी ने मुझे भेजा था बात करने के लिए, तो वहां जाके मुझे पता चला कि मुझे भी वो मैनेज करना चाहते थे, जिस तरह से वो दूसरे नेताओं को मैनेज कर रहे थे 2-3 दिन से। वो चाहते थे कि मैं भी उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाऊं। जब मैंने मीडिया की मौजूदगी में इस बात पे ऐतराज किया, तो उनके 40-50 जो उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जो मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, जहां से मैं 2 बार MLA रहा हूं, मेरी बेटी काउंसलर भी है, कांग्रेस के ही नेता, तो मेरे साथ उन्होंने हाथापाई की। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कन्हैया कुमार का सीट अनाउंसमेंट के बाद बवाल ज्यादा बढ़ गया, या पहले से बवाल चल रहा था? जी आसिफ मोहम्मद खान। नहीं, देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी यूपी की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की करती थी, वहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही थी और वहीं से MLA रही थी। लेकिन संदीप दीक्षित ने ये इश्यू रेस किया है कि बाहर के लोग आके दिल्ली में हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, तो शीला दीक्षित को डायरेक्ट यूपी से वोट किया गया था और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, और दिल्ली में मुख्यमंत्री का फेस बनाया था, और 5 साल वो एज ए चीफ मिनिस्टर, 15 साल एज ए चीफ मिनिस्टर, बड़ी बात बोल रहे हैं आप, और बड़ी कामयाब चीफ मिनिस्टर रही। तो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इस पे ये बात एतराज करना कि कौन बाहर का है कौन अंदर का है, तमाम बिहारी जो यूपी बिहार से आए वो बिहारी वोटर है, आप वो भी आउटसाइडर वोटर है, आप उनका वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब बिहार का कोई कैंडिडेट बना जाएगा तो आप बिहारी के नाम पर उनको उस पर एतराज करेंगे। एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, मैं सवाल ये है कि उन्होंने सेना के लोगों शहजाद पुनेवाला जी, सुनिए आसिफ जी, मुझे पता है कन्हैया की पैरवी आप करेंगे क्योंकि उन्होंने सेना को बलात्कारी कन्हैया ने कहा है और जो नक्सली उनको शहीद कहा है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि अरविंदर लवली जिसके सिख समुदाय ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको तो आपत्ति हो सकती है, परंतु आपको आपत्ति ना हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है आसिफ भाई, ये हो सकता है आसिफ भाईजान, हो सकता है एक एक करके मैं हम समीशन एक एक करके सेना को बलात्कारी कहने वाले लोग
किसी सिख को पसंद ना है, आपको आ सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। कन्हैया कुमार को आउटसाइडर की हैसियत से क्यों हम आउटसाइडर इनसाइडर में जा ही नहीं रहे, उसके ये तो आपकी पार्टी का मामला है भाई, ये तो नहीं। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू भी दिया है। अब हम आते हैं कांग्रेस के ऊपर। मेरी बात मिसकोट हो रही है, ठीक है, ताकि किसी को सुनाई ना दे, उनका पुराना आदत है, इसलिए लोगों ने नकार दिया 3-4 बार। अब देखिए मैं केवल देखिए चीखना बंद करे तो आसिफ जी मेरा निवेदन है। ओके शहजाद, यू मेड योर पॉइंट। अनिल मेहता 5 सेकंड। उन्होंने सेना को बलात्कारी कहा, ये आसिफ को स्वीकार्य है, अरविंदर लवली जी सिख समुदाय को स्वीकार्य नहीं है, बस इतनी बात है। ओके लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई उनके आपस में खेमेबाजी है और डीके शिव कुमार खुद सीएम बनना चाहते हैं। आई थिंक एक इलेक्शन रैली में उन्होंने बोला भी ये मेरे को सीएम, ये सिर्फ एमपी बनने की बात नहीं है, मेरे सीएम बनने की भी बात है। दिल्ली के अंदर भी हम देखें तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। आसिफ साहब बहुत सम्मानित मेहमान हैं, एमएलए भी रहे हैं। उनके साथ जो धक्का मुक्की करी है, जो तस्वीरें चल रही है, वो कांग्रेस के लोगों ने करी है, किसी और ने नहीं करी है। तो कांग्रेस अपना घर मैनेज नहीं कर पा रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अमित जैसे ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस आपका स्टेट प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देके जा रहा है, तो बचता क्या है बचाने को? अमीश, जैसे हम स्टूडियो में बात कर रहे थे ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले, आप जब कह रहे थे कि कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका अपना सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस के अंदर ही है, नेता ज़्यादा हैं और कार्यकर्ता कम हैं। तो जहां अब दिल्ली में जैसे फॉर एग्जांपल 2 या 3 सीटों में कांग्रेस वो स्ट्रांग, लेकिन ये आप और कांग्रेस की अलायंस की वजह से इनको तकलीफ हो रही है। राजस्थान में भी देखिए, सिर्फ कर्नाटका उसका नहीं, राजस्थान में जहाँ वैभव गहलोत जहाँ से खड़े हैं वहाँ पर पूरा मजमा लगा हुआ है। राजस्थान में बीजेपी को तकलीफ हो रही है कुछ सीटों में, लेकिन सारा जो कांग्रेस की अटेंशन है जो लीडरशिप की वो जालोर पे है। एग्जैक्टली। तो जहां पर कांग्रेस के वहां ठीक रहता है जहां उनके लोकल नेता स्ट्रांग है, लेकिन कर्नाटका में क्या हुआ है कि जो लोकल नेता स्ट्रांग है वो सीएम के ऊपर है। और देखिए जो कांग्रेस ने जो टिकटें दी है कर्नाटका में भी, भूपेश बघेल को पार्टी से निकालने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिख डाली है, मतलब। और इतना विरोध है भूपेश बघेल का वहां पर, वो फॉर्मर सीएम है और अभी सीएम, वो पिछले 5 महीने पहले तक सीएम थे। इतना विरोध है कि उनको निपटाने के लिए, पॉलिटिकली निपटाने के लिए कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। इट इज एविडेंट, चिट्ठियां आ चुकी हैं, बयान आ चुके हैं, बहुत सी चीजें चल रही है। सतीश जी भी उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। कर्नाटका एक चीज और कहना चाहूं, कर्नाटका में एक चीज, a very senior political पंडित जर्नलिस्ट टोल्ड मी कि जिस अलायंस, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया है, 2024 के 15 जून के बाद आप उनके रिएक्शन सुनिएगा अमीश देवगन जी क्या आएंगे। एंड दे टोल्ड मी, उन्होंने बोला कि आप देखिएगा क्या होगा। एंड समाजवादी पार्टी ने यूपी में करा है, ऑल द बेस्ट टू देम। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करा है, ऑल द बेस्ट टू देम। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने वहां करा है, महाराष्ट्र में करा है, ऑल द बेस्ट टू देम। देखिए ये अपने अपने वोट्स को इंटैक्ट रखेंगे, लेकिन कांग्रेस का उस तरह से वोट नहीं, मतलब जैसे कहते हैं अपना उनका हाउस ऑर्डर में नहीं है। एक चीज और, आपने सपा की बात करी तो अमेठी और रायबरेली तो भी कैंडिडेट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। कल की मीटिंग के बाद भी नहीं हुआ। ओके सतीश जी, देखिए मैं मानता हूं कि सारी पार्टियों में स्थितियां ऐसी ही रहती हैं। ये कांग्रेस वालों से पूछिए तो ये ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस तो खेमेबाजी पे ही चलती रही है, मैं ये कह रहा हूं। इस हालात में भी चल रही है। नहीं, ये हालात में चल क्या रही, में दौड़नी चाहिए थी ना अभी के हालत में, लेकिन वो चल भी पा रही कि नहीं, दिक्कत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं उनके, मैं मैनिफेस्टो को मैं तो बहुत तारीफ करता हूं, मैं आपको कांग्रेस मैं करता हूं, मैं बोल रहा हूं करता हूं, लेकिन उस चीज के लिए बाहक तो और ये जो भाजपा भी एक समय भी D4 से चलती थी, वो रहती है, क्योंकि लेकिन क्या हालात हुई थी G4 के बाद बीजेपी की? मैं वही कह रहा हूं। के बाद 2000 मतलब मुझे उमा भारती के ने सार्वजनिक तौर पे जो बोला था वो किसी से छुपा नहीं है। आज के डेट में आप अपने लोगों से आपने आज के डेट में आपने कांग्रेस की सारी चीजें गिना दी, ये भाजपा के बारे में भी गिनाई जा सकती है। बिल्कुल गिनाते थे, लेकिन स्ट्रांग लीडर। अच्छा सतीश जी आप बताइए, क्या भाजपा के बारे में हम नहीं गिनाते थे जब उमा भारती कहती थी, जब कल्याण सिंह? अरे भाई तो कर्नाटक की आप बात कर रहे तो उसकी भी तो बात करिए, लेकिन मुख्यमंत्री था। ओके नलिन मेहता, पब्लिकली बीते 15 सालों के अंदर बीजेपी में इस तरह का शो ऑफ हुआ हो, आपको ध्यान है? मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। देखिए अगर आपने कर्नाटका की बात की, बिल्कुल सही आपने कहा, येदियुरप्पा और सुरेश के बीच में हुआ था, इसीलिए भाजपा हारी भी है तो कर्नाटका में। लेकिन डिफरेंस कांग्रेस और भाजपा में यह, देखिए हर एक पार्टी में महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, हर एक पार्टी में गुट होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस वक्त की भाजपा में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग
उसको वो लीडरशिप तो यही होती है ना कि आप किस तरह से सतीश जी के पास पैरों पे हाथ रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं, जब भाजपा 2 सीट पे भी थी, हमारी विचारधारा इतनी तगड़ी थी कि भाजपा के 500 टुकड़े नहीं हुए, कांग्रेस A टू लेकर Z हुई जब कांग्रेस सत्ता में थी। तो ये फेमस लॉकी वाला वीडियो का लॉकी वाला वीडियो आप ही के शो आज आप दोबारा डाल देना कभी। तो केवल मेरा एक कहना है कि टाइम इज ओवर, लेकिन ये मेगा हमारा जो एडिशन है ये जारी रहेगा। लेकिन कल रात 9 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक इंटरव्यू दिया है एक नेशनल ब्रॉडकास्टर को, और इस इंटरव्यू में हर वो सवाल है जो आपके मन में है आपको सुनाई देगा, क्योंकि ये वाकई नरेंद्र मोदी के साथ सवालों का आर पार है।